आज का जो हमारा स्पेशल जो टॉक है, इट्स अबाउट अवर कल्चरल वैल्यूज, इट्स अबाउट कम्युनिटी एम्पावरमेंट थ्रू हेरिटेज ट्रांसमिशन। एंड हमारे साथ है रेनू अग्रवाल जी, जो प्रेसिडेंट है अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति के। एंड हमारे साथ है सुमन मकवाना जी, जो बहुत ही एक्टिव है इन सब महिला विकास और ये सारी एक्टिविटीज में। So welcome both of you, and Thank you. today we are going to talk about our cultural heritage, Sanskrit as well as other. So रेणु जी जो है वो पोएटेस भी है, कवियत्री है। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है और बहुत सारे मैगजीन में उनके पब्लिश हुए हैं ये पोएम्स एंड सब कुछ। तो आइए सुनते हैं रेणु जी को ही। रेणु जी वेलकम। थैंक यू। सो मैं एक 3-4 साल से इस पोएम के इसमें ज़्यादा आई हुई हूँ। उससे पहले मैं बचपन में लिखा करती थी, बट जब फैमिली लाइफ में आई तो मैंने छोड़ दिया था लिखना। पर ऑलमोस्ट 3 years बैक आई अगेन स्टार्टेड इट। फिर मैंने लिखा ट्रीज। सबसे पहले जो अब मैंने अपनी पोएम लिखी थी वो पर्यावरण पे थी, पेड़ों पर थी, और वो मेरी काव्य गंगा में प्रकाशित भी हुई। और एक स्टेज परफॉर्मेंस में भी मेरे को मौका मिला इस पोएम को लाने का अपना। और इसकी जो सबसे खूबसूरत लाइंस मुझे लगती हैं, मैंने इसको भगवान से ही जोड़ दिया था पेड़ को, कि पेड़ मतलब ऑलमोस्ट भगवान का ही रूप है जैसे। तो सबसे खूबसूरत लाइंस जो मुझे याद आती हैं मैंने लिखी थी। सड़क किनारे खड़े अकेले, कोई न करे तुम्हारा ध्यान, काले मेघ पानी भर लाते, तुम्हें खुद सींचने आते भगवान। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट लाइंस हैं। बाकी उसको मैंने बहुत तरह से लिखा था, काफ़ी लंबी पोएम थी। उसके बाद मुझे रेडियो में भी गाने का अवसर मिला, तो ऑल इंडिया रेडियो पे भी मेरी पोएम्स प्रकाशित रिले हुई हैं। उसके बाद मेरे को अवार्ड भी मिला पोएम्स के लिए, और एक भारतीय साहित्य परिषद ने, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने 5 लाख पोएम्स थी, उनमें से 6th रैंक मेरे को मिला। पुलवामा के ऊपर मैंने पोएम लिखी थी, जब वो पुलवामा पर अटैक हुआ था, तो मतलब आउट ऑफ बस्ट हुआ था एकदम मेरे को कि बहुत ही बहुत लोग बेकसूर मारे गए थे, हमारे देशभक्त गए थे। तब मैंने उसके ऊपर लिखी थी, और कुछ लाइंस जो मुझे अभी याद है मैं आपको सुनाना भी चाहूंगी। भारत माँ खड़ी आधी साड़ी में, आधी से कफन पहनाया है, अपने खत्म कर दो इन वहशत गर्जों को, खत्म कर दो इन वहशत गर्जों को। आज भारत माँ ने अपनी 133 करोड़ बेटों को हड़काया है, आज उन्होंने अपने 133 करोड़ बेटों को हड़काया है। तो लाइक दैट, ये मेरी कुछ लाइंस थी जो मैंने लिखी थी। इसके अलावा मैं करुण रस पर ज़्यादा लिखती रही हूँ। कभी माता पिता के ऊपर लिखा है मैंने, तो कभी औरत के ऊपर लिखा है। तो सारी पोएम्स मेरी कुछ मैगजीन्स में भी प्रकाशित होती रही हैं, जैसे सफ़र आपके साथ, हिंद मत, और कुछ स्टेजेस परफॉर्मेंसेस भी मैंने दी हैं जिनको मैंने किया है। ताकि आज के परिवेश में जब कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कोरोना के ऊपर भी मैंने लास्ट ईयर अपनी कुछ 5-6 पोएम्स लिखी थी, जिसमें से पोएम्स डॉक्टर्स के ऊपर थी कि डॉक्टर्स ने किस तरह से अपना बलिदान दिया है कोरोना के लिए। और अभी रिसेंट जो सेकंड वेव आई है कोरोना की, और हवा में हम देख रहे हैं कि वायरस आ चुका है सेकंड वेव के अंदर, तो एक तरह से हवा भी आज के टाइम में कातिल करार दे दी गई है। तो इस पर गौर फरमाइए। मैंने 3 लाइनें लिखी हैं। हवा इस कदर एक वायरस के इश्क में बदनाम हो गई, हवा इस कदर एक वायरस के इश्क में बदनाम हो गई, कर्जदार थे इसके सदियों से हम सभी, कर्जदार थे इसके सदियों से हम सभी, आज ये हमारी गुनहगार हो गई। ये है मेरा कवि रूप। बाकी आप संस्कृत के रूप में, जैसे आप पूछिए मेरे से क्या, जैसे संस्कृत मैं सोचती हूँ कि
एक वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत। पर संस्कृत के ऊपर कभी इतने हमारे देश से ही लोग अब खत्म होते जा रहे हैं। इसको बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इवन पेरेंट्स भी नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को। उनको लगता है कि आगे इसका कोई स्कोप नहीं है, उनको कोई रोजगार नहीं होगा इससे। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज बनने वाली है संस्कृत। तो जब ये कंप्यूटर की लैंग्वेज बन जाएगी 2031 समथिंग में, इस पे चल रहा है ऑलरेडी काम, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी इसको वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज पाया है, क्योंकि जो कंप्यूटर की बनाई जा सकती है और कोई लैंग्वेज इसके आगे ठहरती ही नहीं है। इस टाइम इसमें संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द यूज किए जा चुके हैं, और इतने ही शब्द अभी हमारे शब्दकोश में बाकी हैं जो यूज नहीं हुए हैं। तो वर्ल्ड की 97% लैंग्वेज जो है, अगर हम संस्कृत को जानते हैं तो हम वो बहुत इजीली सीख सकते हैं। और इवन मैं कहूँगी कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश की अपनी तो कुछ इतने वर्ड्स हैं ही नहीं, कुछ इधर से लिए हुए हैं कुछ उधर से। तो संस्कृत की भी ऋणी है काफ़ी। जैसे कि अब आप 3 शब्द देखिए, इंग्लिश का 3 और संस्कृत का 3, दोनों का मतलब 3 ही है। तो ये 3 शब्द इंग्लिश लोगों ने यहाँ संस्कृत से पिक किया है और उसका मतलब 3 है। और ऐसे ही असंख्य उदाहरण हैं जो कि हमारी संस्कृत से लिए गए हैं। और जर्मनी में तो मैं कहूँगी यूनिवर्सिटी ही बन गई है पूरी। जर्मनी में इस यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है पूरा, और हमारे देश में बल्कि ये विलुप्त होती जा रही है। तो देखकर थोड़ा दुख तो होता है कि अपने देश की भाषा और अपने ही देश से गायब हो रही है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी आपसे भाविशा जी, कि ये जो पहले आपने सुना होगा कि शकुंतला जी होती थी, एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन हुई हैं, और उनकी कैलकुलेशन शायद कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट थी, और लोग हैरान थे कि वो इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर पाती हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी फास्ट कैलकुलेशन किस तरह कर लेती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं संस्कृत के सूत्र जो होते हैं उनको याद करे हुए रहती हूँ, और उनसे इतनी फास्ट कैलकुलेशन होती है कि आपका कैलकुलेटर भी पीछे रह जाता है। तो आप सोचिए कि कितना है हमारी संस्कृत के अंदर। इवन जो इन्वेंशंस भी हुए हैं, जैसे कि एरोप्लेन है, ये भी पहले इंडिया में ही हुआ था। सबसे पहले तलपड़े जी ने इसको उड़ाया था बॉम्बे की चौपाटी पर। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस टाइम पे उन्होंने इसको बिना किसी उसके ऊपर 5 किलोमीटर तक उड़ाया था, और 5 किलोमीटर नीचे वापस बुला भी लिया था। उनका ये देखकर कि उन्होंने इतना सफल परीक्षण किया है, उनसे भी पूछा गया था कि आपको ये नॉलेज कहाँ से आई, कहाँ से आपको ये बनाने की समझ में आई कि ऐसे एरोप्लेन बनाया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि संस्कृत के एक मुनि हुए हैं, भारद्वाज मुनि। उन मुनि जी ने 500 प्रकार के विमान बनाने बताए हैं अपने विमान शास्त्र में, और उन 500 टाइप्स की भी हर एक की 500 टाइप्स हैं। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि हमारे देश में कितने महान लोग हैं, और सारा साहित्य हमारा संस्कृत में है, और उसे पढ़ने वाला कोई नहीं। आज मैं कहूँ कि कोई आविष्कार करने की ही जरूरत नहीं है, जितना हमारा आविष्कार छुपा हुआ है संस्कृत के अंदर ही। तो अगर हम उसी को टटोल मारें और करें तो हम तो वैसे ही साइंटिस्ट हैं आज। अब ये राइट ब्रदर्स यहाँ से ले गए, नाम अपना करा लिया उन्होंने, ये सारी उनसे तलपड़ी जी से चीटिंग करके, और आज इंडिया का नाम नहीं है एरोप्लेन का, जबकि इसका इन्वेंशन तो इंडिया से हुआ है, और हुआ भी संस्कृत के थ्रू ही है, संस्कृत के ग्रंथ को पढ़कर हुआ है इसका। और ये जो जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब में जितनी बातें आपकी लिखी हुई हैं वो साइंस से रिलेटेड है। मैंने खुद मौका मिला है मुझे पढ़ने का ऋग्वेद, तो मैं हैरान थी कि आपको ह्यूमन बर्थ कैसे होता है, कैसे बारिश होती है, एक एक चीज की नॉलेज वहाँ पर लिखी हुई है। कोई समझता तो शायद ये हुआ कि शायद भगवान के बारे में सारा कुछ लिखा है, पर पढ़कर देखें इसको तो पता चलता है कि साइंस से रिलेटेड है सारा कुछ इसके अंदर। तो जो हमारे जो पहले रहे हुए हैं मुनि वगैरह, वो लोग एक्चुअल में साइंटिस्ट होते थे पूरे। और आपने ये भी सुना होगा कि एक बार अभी तूफान आया और उसमें सारा का सारा केदारनाथ मंदिर ध्वस्त हो गया था। मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ, उसके आसपास सब कुछ खत्म हो गया था।
और ऐसे ही वहाँ पर नेपाल में भी हुआ था पशुपतिनाथ टेम्पल का, कि आसपास का सब खत्म हो गया और खाली वो टेम्पल बचा। तो लोगों ने इस चीज को जोड़ा था इससे कि भगवान की महिमा है कि उनका मंदिर बचा और बाकी सब खत्म हो गया। बात ठीक है, लेकिन इसको साइंस से भी जोड़कर देखिए, जितनी भी हमारे शिवलिंग्स बने होते हैं ये सारे हमारे नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। नेगेटिव एनर्जी इनके पास आ भी नहीं सकती है, इसीलिए जो हमारा भामा ऑटोमिक सेंटर बना हुआ है वो भी इसी शेप में बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी परमाणु के वो करे जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो वो सारे वहाँ की तो आसपास का एरिया बिल्कुल खराब ही हो जाएगा अगर होते रहे। तो ये भी उसी शेप में इसीलिए बना हुआ है। तो ये जो हम दूध चढ़ाते हैं शिव जी पे और बिल्व और ये सारी चीजें चलाते हैं, सब साइंटिफिक हैं, क्योंकि इनके चढ़ने से निगेटिविटी दूर होती है सारी। तो ये सारा ज्ञान कहाँ से? ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में लिखा है कि उस टाइम पे जो शिवलिंग हुआ करते थे वो आदमी की ऊंचाई से भी कई गुना ज्यादा 10-10 फीट ऊंचे होते थे। तो जितना बड़ा शिवलिंग होता था उतनी वो अपने पास नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देता था। अब आज कोरोना टाइम चल रहा है, तब भी यही वाली बात सामने आ रही है। और सूरत में तो लोगों ने निकाले हैं प्रोसेशंस इसको लेके कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने का अगर कोई रास्ता है, ये ऋग्वेद में लिखा है कि अगर एनवायरनमेंट आप क्लीन करना चाहते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए आप अगर यज्ञ और हवन करते हैं, जो हवन होता है उसमें जो सामग्री डलती है वो सामग्री आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन कर सकती है। ये हजारों साल पहले हमारे मुनि हमें बता गए थे कि कभी ऐसी विपदा आए जब समाज में ऐसा एनवायरनमेंट हो जाए तो हम इसे इस तरह करके क्लीन कर सकते हैं। तो सूरत में मैंने देखा लोग प्रोसेशन में निकल रहे हैं यज्ञ हवन की वो लेके अपनी हांडी और पूरी रोड्स पर जा रहे हैं। तो जरूरत है सब एक साथ एक समय निकलें, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो वाकई में साइंटिफिक वे में लिखा है। आज प्रूव्ड है। आप योगा करिए, कोरोना टाइम में सब कुछ आपके सामने आ रहा है कि योगा करके लोग बच पा रहे हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, तो कहने प्राणायाम करिए, ओम का जाप करिए। इवन यूएसए के डॉक्टर्स जो पूरा पूरा दिन टायर्ड हो जाते हैं कहते हैं कि वो ओम का जाप करते हैं 10 मिनट, तो वो जाप करने के बाद उनको एकदम कूल फील होता है। तो ये सब साइंटिफिक है। ओम ध्वनि जो है वो हमारे सूरज से निकल रही है, कंटिन्यूस निकल रही है वहां से। सूरज क्या है? ये प्रकृति की ही तो एक अंग है प्रकृति का। पेड़ पौधे, गाय, पशु पक्षी, जिन जिनको मनुष्य ने छेड़ दिया, जिन जिनको बर्बाद किया, तो आज प्रकृति रोष में है। तो ये उसी का कारण है। तो संस्कृत इज इक्वल टू संस्कृति। मैं ये कहूँगी कि अगर हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, आप पढ़ के देखिए नैतिक वाक्य, उसके मजा आ जाएगा पढ़ के। एक एक वाक्य में कि वृद्धों उपसेविना, कि वृद्धों की सेवा करनी चाहिए और मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए, कृपणता नहीं करनी चाहिए। जो उनकी बातें हैं वो आज भी सही हैं, जो हजारों साल पहले थी वो आज भी हैं। अब आप गीता को देखिए, गीता भी आजकल जो समय है, आज के समय में पूरी एक एक चीज जो हमारी गीता में बताई गई है वो सारा संस्कृत में ही तो लिखा हुआ है। आज अगर उसको कोई पढ़ेगा नहीं, आज उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं। कोई इंग्लिश में कर रहा है, कोई अपनी जो जो समझ पा रहा है, बट लेकिन उसमें आत्मा का कितना बड़ा ज्ञान खोला गया है कृष्ण जी के द्वारा कि आदमी, साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ मिलीग्राम का ही फर्क होता है जब आदमी की डेथ होती है उसकी बॉडी के वेट में और उसके लाइव वेट में कुछ मिलीग्राम का। तो कुछ मिलीग्राम कहाँ चला जाता है डेथ के वक्त? ये आत्मा होती है जो खाली कुछ मिलीग्राम की है और वो शरीर से निकल जाती है। तो एक जीवन को जीने का संदेश जो आजकल लोगों में से खत्म होता जा रहा है, नेगेटिव होते जा रहे हैं लोग कि भाई लाइफ बेकार है, इसको जीने से क्या फायदा, अगर हमें भाग्य में जो मिला है वही लिखना है। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है गीता आपको। तो संस्कृत का सारा साहित्य इसी तरह भरा हुआ है अलग अलग बातों से। आप पाणिनि ने इसका संस्कृत का वो लिखा था व्याकरण, तो पाणिनि जी ने जो व्याकरण आज से हजारों साल पहले लिखा था, इसको आज भी कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। इवन एक कॉमा तक भी इसमें से नहीं हटाया जा सकता, इतनी एक्यूरेट लैंग्वेज है। ये वर्ड की अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसको अगर हम बोलते हैं तो हमारी जितनी मांसपेशियां हैं जीभ की वो सारी एक साथ काम करती हैं।
तो बहुत बहुत खूबियाँ हैं इसके अंदर, संस्कृत के अंदर। तो हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जब साइंटिस्ट समझ रहे हैं, इवन यूएसए में आजकल यहाँ से प्रोफेसर्स को बुलाया जा रहा है बड़ी हाई पे करके कि आप आइए और संस्कृत पढ़ाइए, और यहाँ के बच्चे छोड़ते जा रहे हैं। एक स्टेटस सिंबल बन गया है, मैं कहूँगी कि कहेंगे कि बच्चे, पेरेंट्स, हमारा बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है। संस्कृत पढ़ रहा है, क्या करना है उसको संस्कृत में? पंडित बनेगा। वो पंडित के अलावा क्या कुछ सोचते ही नहीं है संस्कृत को लेकर। और जर्मनी पढ़ रहा है तो कोई उनसे पूछे कि वो जर्मनी जाएगा क्या बच्चा? जो जितने बच्चे जर्मनी, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, वो क्या जर्मन या फ्रांस जाने वाले हैं? किस यूज का है? लेकिन आप संस्कृत पढ़ते हो तो यू गो टू योर हेरिटेज, कि आपका कितना सुंदर पास्ट रहा है कि आप आज वहां तक साइंटिस्ट भी नहीं पहुंच सके। आपने सुना भी होगा कि हनुमान चालीसा जो है, हनुमान चालीसा के अंदर जो वर्णन किया है उसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो एक्यूरेसी दी हुई है, उसमें जुग सहस्त्र योजन पर भानु, तो उतने ही योजन दूर पर साइंटिस्ट ने भी निकाली है उसको आज। तो साइंटिस्ट उसको बहुत बाद में खोजते हैं। हमारे यहाँ तो संस्कृत में बहुत पहले ही लिखा हुआ है ये सब कुछ। तो संस्कृत की सुंदरता तो बहुत है और बोलने में भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर है एक गांव इंडिया में जहाँ पर सब लोग संस्कृत में ही बात करते हैं, पर फिर भी गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि संस्कृत को एक अनिवार्य विषय रखा जाए, कम से कम 10-12 तक, तो ताकि बच्चे अपने पास से जुड़े रहें, अपने जो हमारा संस्कृति है उससे जुड़े रहें। आजकल संस्कृति जैसी तो कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जा रही है इतना सिलेबस में। तो अगर हम पहले संस्कृत के नैतिक वाक्य और ये पढ़ते थे तो हम सब कुछ खुद ही ग्रहण करते जाते थे, बच्चा ऑटोमेटिक सब कुछ अपने अंदर लेता जाता था। तो उसको एक रोमांचक वे में मेरे ख्याल में बताना चाहिए। मैं कोशिश तो काफ़ी करी है, अपने आप भी स्कूल्स में जाती रही हूँ और असेंबली में जाके बच्चों को मोटिवेट किया है, इस बारे में बताया है। पर अब ये कोरोना टाइम आ गया है, आजकल स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पा रही। बाकी कुछ मिठाइयों के, फलों के संस्कृत में नाम लिख के मैं अपनी तरफ से प्रयास करती रहती हूँ कि दुकानों पर लगवाई जाए, जैसे रसगुल्ले को संस्कृत में क्या कहते हैं, इस टाइप से करके, ताकि लोग उसको देखें, आखिर कुछ तो पता चले उन्हें थोड़ा बहुत हमारा, क्योंकि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और इसी से सारी लैंग्वेजेस डेरिवेट हुई हैं। तो आप बताइए इनसे।